नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग, जानते हैं आप लोग डेली पीवाईपी प्रश्न चलता है आप लोग का ग्रुप डी के लिए मोस्ट पीवाईपी प्रश्न 2 सितंबर 2022 जो पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यदि आप लोग सेशन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जाके कीजिए, ये क्लास नंबर 33 है, ठीक है। सफलता मेरे दोस्त उसी को मिलेगा जो निरंतर प्रयास करते रहेगा। यदि प्रयास आप छोड़ दिए तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ आप लोग को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, कोई टाइम सेकंड का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सेशन से ज्वाइन हो जाइए। सेशन से ज्वाइन हो गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू बच्चे हैं जो ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जो मैथ्स में जिसको परेशानी आ रहा है, बिल्कुल इजी वे आप लोग का यहाँ से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सेशन से जुड़कर बेल आइकन ऑल करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे का होगा ऑल करके बेल आइकन कर दीजिएगा, जिससे होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हम यदि टेलीग्राम पे दे या यूट्यूब पे दे, A to Z आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आप लोग को पता होना चाहिए 2 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का आज प्रश्न हम लोग देखेंगे, टॉप 20 प्रश्न, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कितने इसमें से राइट आपका हुआ, कितने से रॉन्ग हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं किस चैप्टर में आपकी कमजोरी है। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। बोला गया है 64 है, 86, 108 और 260 है, एक संख्याएं हैं। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है, बार बार मैं सेशन में बता रहा हूँ कि एचसीएफ वो संख्याएं होती है, बड़ी से बड़ी वो संख्याएं जो कि 64, 86, 108 और 260 को पूरी तरह से भाग देते, भाग लग जाए, उसे तो एचसीएफ कहते हैं। तो सीधे चलते हैं ऑप्शन की, हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 8। क्या 8 सबको विभाजित कर रहा है? क्या 8 सबको विभाजित कर रहा है? 86 को 8 विभाजित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा। क्या 6 86 को विभाजित कर पाएगा? कोई भी संख्या में एक ढूंढ सकते हैं आप। 6 तो विभाजित कर रहा है ना, 108 को तो कर पाएगा, लेकिन 86 को नहीं कर पाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 4 देख लेते हैं, 64 पर तो कर जाएगा ये, लेकिन 86 को नहीं कर पाएगा। नहीं तो बचा ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए? बिल्कुल इजी भी सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। ये एलसीएम निकालने, महत्तम समावर्तक निकालने, भाग के अनुसार आप निकालने नहीं बैठ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम वाले मेरे दोस्त समय आपको बहुत कीमती है और समय आपको बचाना है। समझ गए आप लोग? चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। उस घन का आयतन कितना होगा जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घन आपके पास दिया गया है, समझ गए। एक घन है आप लोग के पास, ये घन है मेरे दोस्त। इसकी भुजा, भुजा तो यही होती है ना, घन की भुजा क्या होती है, घन की भुजा तो यही होती है ना, ये भुजा आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन क्या हो जाता है मेरे दोस्त? अरे घन का आयतन क्या हो जाता है? तो घन का आयतन आप लोग सब जानते हैं, ए क्यू। घन का आयतन ए क्यू मतलब 12 का क्यू, यानी कि जो भी उत्तर होगा 12 का क्यू उत्तर होगा, होगा या ना होगा, ठीक है। यानी कि जो भी 12 का क्यू आएगा ये 12 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि 12 से ये भाग। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आप लोग को एग्जाम सॉल्व में, बिल्कुल नहीं तो अदर स्टूडेंट से आगे आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि 12 का क्यू करते हैं मेरे दोस्त तो कोई तो संख्या यहाँ आएगा। तो कोई संख्या आएगा तो 12 का क्यू मतलब क्या होता है कि 12 को 3 बार गुना किए हैं, तो 12 को 3 बार गुना करके जो संख्या आएगा तो इसको 12 से भाग देने पर डिवाइड तो होना चाहिए। जैसे 2 का क्यू 8 हो जाता है, तो 2 का क्यू करने पर 2 से तो विभाज्य होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए 2 से विभाज्य। उसी प्रकार ये 12 से विभाज्य होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना जी, होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से विभाज्य है, यहाँ से आपको का निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 12 से विभाज्य है, देख लेते हैं। तो 12 का 12 चला गया, ये 4 चला गया, 12 या 36, जी नहीं सर ये नहीं है आपका, ये नहीं हो सकता। क्या ये 12 से विभाज्य है? तो 12 एकम 12, 5 और बच्चों का 48, जी ये 12 से विभाज्य ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। और ये क्या 12 से डिविजिबल है? 12 से करते हैं 6, 12 पंजे 60, जी नहीं ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो उत्तर आपका एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त सब प्रश्न को बनाना नहीं होता है, कुछ प्रश्न कॉमन सेंस से भी चलता है। थोड़ा सा दिमाग आप अब मान के चलिए 12 का आप गुना करते, 12 गुना 12 144, फिर गुना 12 करते, समझ जाता है कि नहीं जाता। तो डायरेक्ट हमने क्या किया कि जब 12 का क्यू जब कोई भी संख्या आ रहा है, जैसे 2728 आ रहा है, तो ये 12 से डिविजिबल होनी चाहिए ना। तो साफ साफ एक ही संख्या डिविजिबल है। समझ गए आप लोग? ठीक है। यदि सॉल्व पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इजी वे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, आप घबराइए मत। वो क्वेश्चन जो लेंदी लेके जाते हैं तो वो क्वेश्चन को समझाना होता है, इसीलिए आप लोग को लेंदी होता है। बाकी बात एक शॉर्ट में आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु था जिसको कि 19 साढ़े 19 रुपया में बेचता है एक आदमी ना, तो उसको 30% का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसके विक्रय मूल्य में, यानी कि ये विक्रय मूल्य में कितना रुपया बढ़ाना होगा जो कि उसको 40% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा, ये भी इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो मैं बोला जा रहा हूँ, क्या हम मान सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा? अरे मान ही सकते हैं ना मेरे दोस्त, अरे मान सकते हैं ना। तो वस्तु का जो भी खरीदे हम 100% होगा, 100% में खरीदे होंगे हम। तो 100% में खरीदे होंगे और साथ साथ बोला जा रहा है कि ये 30% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी कि 130%। अरे 100 रुपया में खरीदे, 30% प्रॉफिट पर बेचे, तो 130 रुपया में तो आप बेचिएगा। लेकिन 130 रुपया में बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है कितना रुपया? 19.5 रुपया में। क्या ये बेच रहा है कि नहीं? अरे आप बोल सकते हैं कि नहीं 130% का वैल्यू 19.5 रुपया होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, क्योंकि 100% हम क्रय मूल्य माने हैं। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य क्या इजिली निकाल सकते हैं 100%।
अरे निकाल सकते हैं ना, जब 130% का वैल्यू दिया गया है मेरे दोस्त, 100% का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा, तो 3 से 15 हो जाएगा ये, यानी कि क्रय मूल्य आपके पास कितना आया मेरे दोस्त? क्रय मूल्य ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से सॉल्व करना नहीं है प्रश्न को, समझ गए आप लोग, यहीं से उत्तर आ जाएगा आपका। तो कितना है आपका क्रय मूल्य? अरे क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 100% को तो ही क्रय मूल्य माने थे आप, तो क्रय मूल्य कितना है सर? 15 रुपया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 40% का लाभ अर्जित करने के लिए मूल्य कितना बढ़ा जाना चाहिए। पहले कितना प्रॉफिट ले रहे थे आप? 30%, अब कितना प्रॉफिट कर दिए? 40%। कितना बढ़ा आपका? 10%, यानी 10% किस पे बढ़ेगा? अरे क्रय मूल्य पे तो ही बढ़ेगा। क्रय मूल्य कितना है आपका? 15 है, इसका 10% कितना हो जाएगा? अरे इसका 10% कितना होगा? तो 1.5 रुपया तो होगा मेरे दोस्त, तो 1.5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ठीक है, तो क्या जरूरत था यहाँ से 100% निकालिए, फिर आपको 40% निकालना पड़ेगा, फिर उसमें माइनस क्यों हम माइनस करें? डायरेक्ट क्रय मूल्य का 10% हम क्यों नहीं निकाल दें? क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट क्रय मूल्य का यदि 10% बढ़ाना है तो क्रय मूल्य का 10% निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5 रुपया आपका इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए आप? ठीक है, यदि प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा, 110% समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लॉजिक के साथ प्रश्न को आप लोग को बनाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलते हैं चौथा नंबर पे। ये भी प्रश्न हम बहुत बार प्रीवियस सेशन में जो करवाए थे प्रश्न, इसमें बहुत बार ये प्रश्न को हमने करवा दिया गया है, और एक बार ये प्रश्न हम चाह रहे थे कि ये प्रश्न को लेकर ना आए, लेकिन एक बार लेके इसको हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा आपको लगेगा कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है, तो हम समांतर कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों समांतर है। समांतर तो वही होता है ना जो एक दूसरे के पैरेलल, उसी को तो समांतर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, पी क्यू ए बी और सी डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि पी क्यू एक डंडा आपका है मेरे दोस्त जो प्रतिच्छेद करती है, ये पी क्यू है, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो ई पे और एफ पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक आप समझ गए? अरे यहाँ तक डायग्राम समझ गए आप जी? अब क्या बोला जा रहा है कि पीई बी 78 डिग्री है, यानी कि पीई बी कितना है आपका मेरे दोस्त? पीई बी कहाँ है? ये है पी ई बी, ये कितना है? 78 डिग्री। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ये 78 डिग्री है। ठीक है, जी ए बी और सी डी के बीच बिंदु इस प्रकार है, यानी कि जी ए बी और सी डी के बीच में कहीं पे जी आपका है, हमको नहीं पता जी कहाँ पर है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो कोण बी ई जी 18 डिग्री हो जाता है, कोण बी ई जी 18 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि जी मेरे पास यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो कोण निर्मित होगा ये बोला जा रहा है ये 18 डिग्री। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो जी एफ ई 30 डिग्री है। जी एफ ई यानी कि कहीं ना कहीं ये कोण यहाँ पे मिलेगा, तो जी एफ ई ये कितना डिग्री है आपके पास? 30 डिग्री। समझ गए? तो ई ई जी एफ का वैल्यू क्या होगा आप लोग को बताना है। किसका वैल्यू? ई जी एफ। ई कहाँ है? ई जी एफ, यानी कि ये वैल्यू पूछा जा रहा है आपका, ये वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें एक पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि कोई भी एक सीधी रेखा में जो कोण निर्मित होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी जो ये कोण का ये जो एंगल होगा ये भी तो 180 डिग्री होगा मेरे दोस्त। अरे ये होगा ना होगा, ये भी कोण 180 डिग्री होगा, तो यानी ये भी कोण 80 डिग्री, तो यानी ये भी 180 डिग्री होगा। अरे होगा ना होगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में दो कोण ऑलरेडी दिया गया है मेरे पास, 78 डिग्री और 18 डिग्री। यदि ये दोनों को माइनस कर दें तो ये कोण मेरे पास निकल जाएगा। अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, 100% निकलेगा। यानी इसमें कितना माइनस करना होगा? यहाँ 6 जाएगा, ये 96 माइनस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे बचेगा मेरे दोस्त? 8 8 16 6 7 8 9। ठीक है, 96 यदि हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 84। समझ गए आप लोग? तो ये एंगल क्या आपका आ गया? ये एंगल क्या आ गया आपका? तो ये एंगल आप बोल सकते हैं 84 डिग्री। समझ गए यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ गए? 84 डिग्री आ गया, तो हमको कौन एंगल पता करना है? हमको ये एंगल जानना है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योग जो होता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें दो कोण दिया गया है आपके पास, कौन 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 दिया गया है? एक 84 डिग्री और 30 डिग्री, यानी 114 डिग्री आपके पास ऑलरेडी है। तो इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो जो जी का कोण आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका उत्तर चले आएगा। क्या आएगा? इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी 66 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 66 डिग्री इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? समझे या नहीं? तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है और कोण का खेल है। यदि कोण आपके पास पता है कि हाँ इस कोण का इतना डिग्री है तो आप लोग इजी पे कर सकते थे। क्यों कैसे कर सकते थे? कि आप लोग को पता है एक सीधी डिग्री में 180 डिग्री का कोण निर्मित होता है, तो यहाँ से हम 180 डिग्री इसको मान लिया। अब यदि हम 84 18 78 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री तो होगा। ये दोनों कोण दिया गया था, इसको हम निकाल लिए, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से ये दोनों माइनस कर दिए तो ये कोण निर्मित हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न थे, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 55 नंबर प्रश्न को देखिएगा। x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपये 15,680 रुपये हो जाती है, तो x का मान क्या होगा आपको बता। तो धन आपके पास कितना था? 12,500 था,
तो ये 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो 15,680 हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अरे इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा गुरुजी 3,180 रुपया इसका सिर्फ इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाएगा रुपया में। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 100% होगा। टाइम क्या दिया गया है आपके पास? 2 ईयर्स है। आपको रेट निकालना है ना? जी हाँ, रेट निकालना है। तो कैसे कीजिएगा? या तो आप इस विधि से भी कीजिए, नॉर्मली विधि से करते हैं तो इस विधि से भी निकलेगा। यदि आप ऑप्शन से भी उठाते हैं तो ऑप्शन से भी करेगा। तो चलिए हम ऑप्शन से उठाते हैं, क्योंकि 2 साल का है, तो 2 साल का ऑप्शन से यदि उठाते हैं तो नॉर्मली हमसे बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेट को हम 11% पकड़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 11%। टाइम 2 ईयर्स को देख लेते हैं हम। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बार बार बताएं कि ये दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया 22, दशमलव दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा रेट का 121। तो एक बात हमेशा याद रहे कि दशमलव के बाद जो भी अंक आप लिखेगा तो ये अंक इसमें जुट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 23.21%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 2 साल 11% की दर से, ठीक है। तो क्या 23.21% यदि मूलधन का इतना परसेंट हम करेंगे तो क्या 3180 रुपया? अरे ये भी तो ब्याजे है ना मेरे दोस्त, ये भी ब्याज है लेकिन परसेंटेज में, ये भी ब्याज है लेकिन रुपया में, लेकिन रुपया का यदि परसेंटेज में गुना करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो क्या 12,500 का 23.21% 3180 होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि ये हम दशमलव उड़ाते हैं तो दो जीरो दो जीरो ये खत्म हो जाएगा, तो इकाई अंक पे पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो है, तो यानी कि ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। समझ गए आप लोग? ये उत्तर आप लोग का नहीं हो सकता है। तो क्या माने हम रेट को अब? तो रेट को आप मान लीजिए मेरे दोस्त 12%, सेकंड नंबर ऑप्शन चलते हैं। यानी ये तो नहीं होगा, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, तो 12% चलते हैं। तो 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 12 दूनी 24, जिस तरह बताए थे 24, और इसका स्क्वायर यदि कीजिएगा तो 12 44 से आ जाएगा। यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 3 अंक है तो इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो यानी 25.44% इज कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला? 25.44% निकला। यानी कि मूलधन का यदि 25.44% करेंगे तो ये मेरा आना चाहिए, तब हम समझेंगे रेट मेरा 100% सही है। तो क्या 12,500 का, क्या 12,500 का यदि हम 25.44% निकाले, क्या मेरा वो धन आ जाएगा? फिर क्या धन? 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, और 4 से करते हैं, 4 चौके 24 हो गया, और 4 तिया 12, 4 चौके 24 हो गया, 6 पंचे 30, 0 8 3180। जी 100% यही आ रहा है। ये दोनों तो प्रूव्ड हो रहा है आपका। अरे प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ, ये दोनों प्रूव्ड हो रहा है, तो ये 100% आपका 12 इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन से भी आपने, इतना आपको समझाने के लिए मेरे भाई हम आपको बताएं, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं एग्जाम्पल में, ये दोनों का अंतर करते, अंतर कितना आया? 2180 आया। बस आप कुछ नहीं करना है, तो 2% रेट है, आपको इंटरेस्ट आपको जो भी रेट होगा इससे आपको 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसे 12 कर लेते हैं तो 12 दूनी 24, 12 44 से 25.44, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए ऑप्शन विधि से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन विधि से भी पकड़ सकते हैं। ऑप्शन विधि एक ऐसा मेथड है मेरे दोस्त कि 25 प्रश्न है, यदि आप लोग मैथ्स में ऑप्शन विधि से नहीं बनाते हैं, यदि 23 प्रश्न को आप लोग सही करते हैं, यदि ऑप्शन का विधि आपको याद है तो 25 में 25 प्रश्न आप लोग को हो जाएगा। समझ रहे आप लोग? ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, ठीक है। तो इस विधि से बनाना है, यदि आप सिंपली विधि से भी बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, थोड़ा सा आपको हिंदी जाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? चलते हैं छठा नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, लगता है थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है बट वैसा है, ठीक है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब कि जिधर आपका पानी का बहाव है उसके विपरीत दिशा में, जैसे मान के चलिए ये नदी है, ये बहाव ये आपका इधर है, बहाव ये आपका इधर है, तो धारा प्रतिकूल क्या हुआ? यानी कि बहाव के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लगता है, और शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया गया है। तो आपको ये बताना है मेरे दोस्त कि धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर और धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई ज्यादा प्रश्न में है नहीं, ठीक। तो शांत जल में नाव की गति, यानी कि हम बोल सकते हैं शांत जल में बोट की चाल, और करंट यानी कि धारा का चाल का अनुपात क्या दिया गया था मेरे दोस्त? 7x/2 दिया गया था। अरे यही दिया गया था ना, बोलते नहीं हो, यही दिया गया था ना जी, 100% यही दिया गया था, ठीक है, दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक नाव जो प्रतिकूल चला था इतना किलोमीटर इतना मिनट में, तो प्रतिकूल का चाल क्या हो गया? यानी प्रतिकूल आप बोल सकते हैं अप डायरेक्शन में, अरे प्रतिकूल आप बोल सकते हैं ना अप डायरेक्शन में, यानी कि धारा के विपरीत यानी अप दिशा में, ठीक है। तो कितना किलोमीटर चला था? 12.6 किलोमीटर चला था। कितने समय लगा था? 21 मिनट। लिख लीजिए, घंटा किलोमीटर है तो इसको भी घंटा में परिवर्तित करना होगा, तो नीचे साइड से भाग देना होगा, तो ये से आप कटिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि अब दिशा में जो चाल आ जाएगा, अब दिशा में जो चाल आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लिए? समझ गई ये बात? यानी कि अब दिशा में यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, तो इसमें अब दिशा में इसका चाल क्या हो जाएगा? अरे इसमें अब दिशा में इसका चाल क्या हो जाएगा? तो अब दिशा में चाल क्या होगा? यानी बोर्ड जो चल रहा है ना, करंट को माइनस कर दीजिएगा, तो यही तो अब दिशा का चाल हो जाएगा। नहीं समझे? कि यानी मान के चलिए धारा की दिशा इधर, धारा की दिशा इधर, ठीक है,
और बोट की दिशा भी इधर है। तो यदि आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो करंट का चाल निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। यदि इसका चाल इधर है तो यदि इसको माइनस करते हैं तो अप का चाल निकल जाएगा, समझ गए। यानी कि बी माइनस सी, यानी बोट का चाल में करंट का चाल माइनस करेंगे तो जो अप दिशा में जा रहा है मेरे दोस्त, तो वो उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों को यदि माइनस करेंगे तो अप दिशा में आना चाहिए, यानी कि 5x बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। तो यदि x से हम गुना करेंगे तो इसका चाल जो वास्तविक चाल होगा वो तो निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वास्तविक चाल हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा, समझ गए आप लोग। तो अब चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते थे, ये लोग आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। तो अब क्या बोला रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि अब दिशा में 43.2 किलोमीटर और डाउन दिशा में 38.88 मीटर को जाने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी अप दिशा में जाने में, अप दिशा में जाने में तो बोट में करंट को माइनस कीजिए तो ये अप दिशा हो जाएगा यानी कि 5x। और यदि इसमें डाउन दिशा है तो यानी कि बोट, यानी कि यदि ये दिशा में जा रहा है, ये दिशा में आपका बहाव है पानी का, नाव भी इसमें जा रहा है, तो यदि ये दोनों को प्लस दीजिएगा तो ये तो डाउन दिशा में जाएगा, तो डाउन दिशा में क्या हो जाएगा, 7 और 2 9x, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू यहाँ हम गुना करने पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से गुना करके लिखते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ गए। इसलिए डायरेक्ट इसको हम भाग देते हैं और डायरेक्ट इसको x से वैल्यू से हम भाग देंगे, जैसे देख लेते हैं। 5 से इसको भाग दीजिएगा, क्या होगा, 8 पंचे, अरे 5 8 40, 5 6 30, 5 6 30, 5 चौक 20 हो गया ना। यानी 8.64 घंटा इसको अब दिशा में जाने में लगेगा। अब प्लस 9 चौके 36 हो गया ना, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि 4.2 आवर्स इसको डाउन दिशा में जाने में लगेगा। ऑटोमेटिक बात है कि धारा की दिशा में जाने में कम समय और धारा के विपरीत दिशा में जाने में ज़्यादा समय। तो कितना टोटल समय लगा मेरे दोस्त, तो 4 2 6, 6 3 9 और 8 4 12, यानी कि 12.96 आवर इसको समय लगा दोनों की दिशा में तय करने में। लेकिन ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू तो दोनों कॉमन ले लिए है ना, तो x का वैल्यू कॉमन ले लिया, यानी कि x का वैल्यू से हमको भाग देना पड़ेगा 7.2 से, तभी तो इसका वास्तविक आएगा। तो भाग जैसे दीजिएगा मेरे दोस्त तो 1.1 आवर आ जाएगा। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, अरे क्या समझ गए आप लोग, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, चाल निकाल लिए, चाल निकालने के बाद इसके प्रेजेंट में हम वास्तविक चाल को ज्ञात कर लिए, यानी x का वैल्यू मेरे पास 7.2 चला आया। तो इसको यहाँ से जरूरी नहीं है कि इसको आप गुना करके डायरेक्ट भाग, गुना करके भी इसको वास्तविक चाल निकाल के यदि भाग करते हैं तो डायरेक्ट 1.28 आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल, थोड़ा सा लंबा आ जाता है। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट इसको यहाँ से भाग कर लिए, तो यानी कि 12.96 आवर्स आया। बट कैसे आया, यदि हम 7 किलोमीटर प्रति घंटा बोट का चाल मानते हैं और करंट का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, इसके वजह से 12.96 आवर आया, ठीक है। लेकिन एक्स का वैल्यू तो मेरे पास रह गया ना मेरे पास, तो एक्स का वैल्यू से भाग तो देना पड़ेगा ना आपको लास्ट में, तो 1.8 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर से कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका एक शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग को बता देंगे, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरे दोस्त, 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो साफ बोल दीजिएगा, 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या क्या, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। इसी प्रकार 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगा, इसमें भी 2 होगा, हमेशा याद रखिएगा। 40 से 50 अभाज्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 3 अभाज्य संख्या, नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 40 से 50 और 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्या, तो इसमें भी 2 अभाज्य संख्या आएगा। 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी 2 अभाज्य संख्याएं आएगा। और 70 से 80 के बीच अभाज्य संख्या है, तो इसमें 3 अभाज्य संख्याएं आएगा, ठीक है। 80 तक हो जाएगा, कितनी अभाज्य संख्याएं, 2 2 4 3 7 2 9 2 11 3 14, यानी कि टोटल 14 अभाज्य संख्याएं हैं आपका, टोटल 14 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग। अब ये अभाज्य संख्याएं है कौन कौन, क्या आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन से, 14 को जो है अभाज्य संख्याएं वो कौन कौन से हैं, तो एक सपोज डेट के लिए आप देख लीजिएगा, हम बता देते हैं कौन कौन अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 20 से 80 के बीच अभाज्य संख्या, सबसे पहले 23 अभाज्य संख्या चले आएगा, ठीक है। इसके बाद 29 चले आएगा, है ना। इसके बाद फिर 31 चले आएगा, फिर 36 नहीं होगा, 37 चले आएगा, फिर यहाँ पे 41 चले आएगा आपका, फिर 43 चले आएगा, फिर 47 चले आएगा आपका, है ना। फिर आपका 53 आएगा, फिर आपका 59 आएगा, 59 के बाद क्या आ जाएगा, 61 आएगा ना, 61 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 71 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, फिर 79 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल अभाज्य संख्याएं आपका है, ठीक है। तो चाहे तो आप अभाज्य संख्याएं काउंटिंग करके लिख सकते हैं, या तो आप हमेशा याद रख सकते हैं मेरे दोस्त कि 20 से 10 के बीच 2 होता है, 30 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं होता है, 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होता है, हमेशा याद रखिएगा। यदि 50 के बीच 40 और 50 के बीच खोजे तो 3 अभाज्य संख्याएं आपका हो जाता है, और इसी प्रकार 70 के और 80 के बीच खोजे तो 3 अभाज्य संख्याएं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजी पे निकाल सकते हैं 14 टोटल अभाज्य संख्या, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है ये, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है।
बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर छोटे एक समान पासे बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं? क्या कहने का मतलब है प्रश्न को समझिए, इसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। एक बोला जा रहा है एक बड़ा सा घनाभ, घनाभ को एक सेकंड में बना लेता हूँ जिसमें कि समझने में आपको आसानी। ये एक बड़ा सा घनाभ जिसका इसमें सब चीज लेंथ दिया गया था कितना, 4 ये है, 10 ये है और ऊंचाई इसका 15 है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक आपको छोटी घनाभ में इसको कन्वर्ट करना है, एक छोटी घनाभ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसमें कि भुजा की संख्या दो दो है। घनाभ ना बोल के इसको वर्ग भी बोल सकते हैं आप, दो दो दो, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझे या नहीं? ठीक। तो आपसे बोला जा रहा है मेरे भाई कि ये छोटा तो है, देखने में भी तो छोटा लग रहा है, क्योंकि इसका माप से भी पता चल सकता है कि ये इससे छोटा है। तो ये प्रश्न में साफ साफ बोले जा रहे हैं कि यदि इतना साइज में से, यदि इतना छोटा साइज में से इस घनाभ को हम काट काट के निकाला जाए तो टोटल कितने घनाभ इससे बने, टोटल कितने घना। अरे आप चप्पल बनाते देखे होंगे ना, कारखाने में चप्पल बनाते देखे होगा ना, इतना बड़ा सा सीट होता है चप्पल बनाने के लिए। तो इतना चप्पल का जो एरिया होता है ना, इसको इतना इतना में काट लेता है, सोल के रूप में, सोल निकालने के रूप में इतना इतना काट लेता है, ठीक ना। तो कितना इतने से निकलेंगे, साफ साफ यही प्रश्न बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालिए और इसका आयतन निकाल के भाग दे दीजिएगा, तो कितना इससे निकलेगा ये आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा इसको। तो इसका सबसे पहले हम घनाभ का आयतन देख लेते हैं, क्योंकि घनाभ का आयतन हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। घनाभ का आयतन यदि हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, तभी तो पता चलेगा ना। तो इसका कितना एरिया है आपका टोटल, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, 10 चौक 40, यानी ये 4 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो यानी टोटल आयतन कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये घनाभ का आयतन क्या हो गया ना, टोटल 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये वर्ग भी दिया गया है, तो वर्ग का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, आप जानते हैं। तो यानी कि ये 8 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसका एक ही बात है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2 कीजिए, या 2 का क्यूब 8 हो गया। तो यानी कि इसका आयतन 8 हो गया। तो ये बड़ा सा आयतन कितना हुआ, 8। छोटा सा आयतन कितना हुआ, 8। यदि बड़ा आयतन में हम छोटा आयतन को भाग दे देंगे मेरे दोस्त, क्या मेरे पास वो संख्या निकल के आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा ना, हाँ, 8 सते 56, 8 पंचे 40, यानी कि 75 ऐसे छोटे आप लोग से पासे बनाए जा सकते हैं। समझ गए आप लोग? टोटल 75 ऐसे पासे बनाए जा सकते हैं, जिसका जिसका माप आप देख सकते हैं, 2 बाय 2 करके इसमें टोटल 75 घर बनाइए, 75 घन बनाइएगा, तो आपका ये बड़ा सा पूर्ति में से आराम इजी पे निकल जाएगा, कोई शेष भी नहीं बचेगा। समझ गए आप? ठीक है। तो कुछ मत करना था। तो बड़ा वाला में से आयतन कितना इसका आयतन है हम पहले देख लिया, छोटा का कितना आयतन थे, यदि हम इसमें से भाग दे दिए तो कितनी संख्या में निकलेगा ये आपको पता चल जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही प्रश्न है, ये ए का वैल्यू दिया गया है और आपको पुट करना है। तो यदि ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये तो 30 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये तो 100 हो गया, यानी 25 चौके 100, ये 20 हो गया, 5 चौके 20 और प्लस 1, यानी कि प्लस प्लस ये दोनों जुटेगा, 101 में 20 जाएगा 81, तो रूट अंडर 81 प्लस 30, यहाँ से 9 और प्लस 30 बराबर 39 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ गए? बहुत ही प्रश्न थे। 10वां नंबर की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। 10वां नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक दो प्रश्न ऐसे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे जिसमें आपको टाइम टेकन लगेगा ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए सब प्रश्न को सबसे कम समय में कोशिश करने दीजिए, सबसे कम समय में कोशिश करने का आप लोग को रहना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि एक दो सवाल यदि आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तो उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में बोला जाएगा कि राम की वार्षिक आय जो है ना 5,62,400 रुपया, ठीक है, इतना है। उसने आय का 20% घर के किराए पर व्यय किया और शेष का 15% भोजन पे खर्चा किया, और उसके पास बचे शेष का 30% बच्चे के शिक्षा पर व्यय किया। तो अभी भी उसके पास शेष बचत थी, मतलब शेष बचत राशि अभी भी है खर्चा करने के बाद। तो आपको बताना है कि वो जो शेष बचत राशि है वो कितना लगभग, ठीक है। तो टोटल धन कितना था इसके पास, 5,62,400, ठीक है। यदि ये 20% किराए पे खर्च कर रहा है तो इसके पास कितना परसेंट बच गया है, 80%। तो 80% का वैल्यू आप लोग जानते हैं, 4/5 हो जाता है, 4/5, ठीक है। इसी प्रकार 15% यदि खर्चा करता है तो इसके पास 85% का वैल्यू रह जाएगा, 100 में जी रह जाएगा। 30% बच्चे पे खर्च करता है तो इसके पास वैल्यू शेष जो रह जाएगा 7/10 रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। इसी प्रकार इसको आप यदि कैलकुलेशन करते हैं तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑटोमेटिक चले आएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेटिव करके उत्तर इसका क्या आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न थे, एक लाइनर में सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा हम कैलकुलेटिंग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक चतुर्भुज था ए बी सी डी में, कोण ए 86 दिया गया था, कोण बी 72 दिया गया था, कोण सी और डी समद्विभाजित ओ पर मिलते हैं, तो डी और सी का मान क्या होगा ये आपको बताना। समझ गए? ये आपको बताना। तो सबसे पहले चतुर्भुज को हम देख लेते हैं। एक चतुर्भुज था आपका, ठीक, ये चतुर्भुज है मेरे दोस्त, चतुर्भुज बना लिए। इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए, इसको हम डी मान, ठीक है। मान सकते हैं, आप कोई भी एंगल मान सकते हैं। तो बोला जा रहा है कोण ए 86 डिग्री, यानी ये कोण जो है ये 86 डिग्री है, ठीक है। कोण बी
72 डिग्री, यानी ये कोण बी जो है ये आपका 72 डिग्री। समझ गए आप लोग। और सी, कोण सी और डी समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण सी और डी समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी ये ओ हो गया आपका। ठीक है, तो बोला जा रहा है डी और सी का वैल्यू क्या होगा, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल का वैल्यू क्या होगा आपको बताना। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बात बोलते हैं मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्या होता है ना, 360 डिग्री, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, इसमें से कोण ए और बी दिया गया है, क्या मैं बता सकता हूँ कोण सी और कोण डी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि हाँ जरूर बता सकते हैं। 360 में यदि आप ये दोनों एंगल जोड़ के घटा दीजिएगा तो क्या जोड़ के आ जाएगा, 6 2 8 और 8 7 15, 158 डिग्री घटा दीजिएगा तो कोण सी और प्लस कोण डी का मान आप लोग के पास चले आएगा। कितना आएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा ना, तो ये जीरो चले जाएगा, आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ से 202 आ। ठीक है, तो कौन सी और कौन डी का वैल्यू क्या निकला, कौन सी और कौन डी का वैल्यू क्या निकला, कौन सी और कौन डी का वैल्यू 202, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन सी बराबर 101 और कौन डी बराबर 101। क्या मैं बोल सकता हूँ ना, क्या मैं बोल सकता हूँ ना कि कौन सी 101, यदि कौन दोनों सी डी मिला के 202 है तो कौन सी 101 कौन डी 202, 101 होना चाहिए तब ना मिला के 202 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, यानी कि ये कौन 101 है, ये कौन भी 101 है। यदि इसका आधा करेंगे तो 50.5, इसको भी आधा करेंगे 50.5, नहीं समझे कौन सी है ना मेरे दोस्त, ये दोनों तो बराबर पे समद्वि विभाजित है ना, ये दोनों तो बराबर पे समद्वि विभाजित है। यदि ये कौन डी 100 है, 101 डिग्री है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये कौन निकल जाएगा, आधा दो पंचे 10, जीरो दो पंचे 10, यानी 50.5, ये भी कौन 50.5 निकलेगा, ये भी कौन 50.5 निकलेगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, यानी ये त्रिभुज है 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन इसमें दो कोण दिया गया है आपके पास, कौन कौन, तो कौन सी हाफ में कौन डी हाथ में, यानी कि ये दोनों को योग कीजिएगा तो 101 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 180 में यदि आप 101 को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से कौन डीओसी निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन डीओसी क्या निकला आपके पास, इसमें माइनस कर दीजिएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, यानी कि 79 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 79 डिग्री इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, अरे क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कुछ मत था, बिल्कुल इजी वे था, आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ये दोनों कोण निकालना पड़ता, ये दोनों कोण निकाल के इसका आधा करना पड़ता और 180 में से ये दोनों योग करके माइनस कर देते तो ये कोण इजी वे निकल सकता था। समझ गए, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस बी एक्स प्लस 3 जीरो के वैल्यू के बराबर है, तो सबसे छोटा मूल्य यदि 0.5 है तो बी का मान क्या होगा आपको बताना। तो सबसे छोटा मूल्य 0.5 है, यानी कि एक्स का वैल्यू हम 0.5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 गुना 1/4 आ जाएगा ना। इसी प्रकार बी हाफ, यानी 0.5 का वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ प्लस b/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो b/2 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा -3 और -हाफ। ठीक है, तो यानी b/2 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक साथ -7/2 आ जाएगा, 2 2 से गया, यानी b का वैल्यू क्या आ गया, -7 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, तो यानी ए का वैल्यू दिया, सबसे छोटा मूल्य दिया गया था 0.5, तो यदि एक्स का वैल्यू 0.5 यदि पुट करते हैं तो बी का वैल्यू इजी वे निकल जाएगा आप लोग से। समझ गए आप लोग, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की ओर। अब इसका बता दीजिए वर्गमूल क्या है। एक एक प्रश्न ऐसा आपको मिलेंगे जो कि बहुत इजी भी लगेंगे और इसमें भी कैंडिडेट गलत करके आते हैं, क्या ही कहना है ना। तो इसमें भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट इजी वे गलत गलत नहीं करते हैं, वो भी गलत जानबूझ कर नहीं करते हैं मेरे दोस्त, तो सस्पिशन और वहाँ प्रेशर रहता है, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, मेन बात ये है ना। 74,519 इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका क्या है। तो मैं सिंपली मैं ये बोलता हूँ मेरे दोस्त कि यदि ये संख्या है इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या 9 का यदि रूट अंडर करते हैं क्या 3 आएगा, तो यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या का वर्गमूल यदि निकल के आएगा तो इकाई अंक पे 3 होगा, यदि इकाई अंक पे 3 है तो ये क्या यहाँ करने के लिए आ गया, ये भी नहीं होगा। तो ये इकाई डिजिट पे 9 है तो ये भी नहीं होगा, जो जो उत्तर ए और 3 दिया होगा वो तो महामूर्ख होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि साफ साफ देख रहा है मेरे भाई, 9 का स्क्वायर किया जाए 9 9 81 इकाई डिजिट पे 1 आना चाहिए, लेकिन 9 है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ 9 है, इसका रूट अंडर कीजिएगा 3 आना चाहिए, यानी कि 273 और 243 में से कोई आ सकता है। ठीक है, अब 243 273 में से कोई कौन संख्या होगा, तो वर्गमूल निकालने का नियम आप लोग को पता होगा कि ये तो मान चुके हैं कि इकाई डिजिट पे 3 होगा। ठीक है, इकाई डिजिट पे 3 होगा, तो ये दो संख्याएं छोड़ के 745 संख्याएं जो है 745 से नंबर किसके वर्ग के आसपास आ रहा है ये आपको देखना। तो ये दोनों ही ऑप्शन बचा है, तो दोनों चारों करने के बजाय दोनों को ऑप्शन करते हैं, यदि 24 का करते हैं तो 576 इससे बहुत पीछे आ जाता है, 27 का करते हैं तो एक ही ऑप्शन बचा, 27 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, यानी कि इसका उत्तर जो होगा मेरे दोस्त 273 होगा। ठीक है, नहीं तो 273 का स्क्वायर करके आप लोग देख सकते हैं।
समझ गए। तो इस तरह लॉजिक, इस तरह प्रश्न देख के डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करने पर मत रहिएगा। इस तरह प्रश्न देखे, जल्दी जल्दी पेन उठाए, जल्दी जल्दी यहाँ से 2 दूनी 4 जाएगा, पहुंच जाएगा 9, 2 दूनी 4, इस तरह मत कीजिए। पहले प्रश्न को देख लीजिए। भले आप इसमें पहले 15 सेकंड समय दीजिए पढ़ने में, 15 सेकंड समय पढ़ने में दीजिए और 15 सेकंड आप इसको समझने में दीजिए। यदि 30 सेकंड समझने और पढ़ने में दे दिए और यदि समझ गए और 15 सेकंड में उत्तर आपका आ गया, तो टोटल मिला के 45 सेकंड में आपका कहानी खत्म हो जाएगा प्रश्न का। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न में भी बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत उत्तर दिए थे। आखिरकार गलत उत्तर देने का वजह सिर्फ एक ही था कि यहाँ ये ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे कि विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य खोज रहा है। यदि यहाँ पे बोल देता कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है, तब तो आप यहाँ से लिख सकते 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ से इजी पे जा सकते थे आप। लेकिन ये साफ क्या बोला है, विषम अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्या, प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्याओं क्या ये 2 विषम है? अरे क्या ये 2 विषम है? कभी नहीं है। यानी विषम अभाज्य संख्या स्टार्ट होगा 3 से, क्योंकि 3 विषम। 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा। 11 विषम संख्या उसी ने बोलते जो एक और स्वयं से विभाजित हो। 11, 13 और 17। ठीक है, क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया और एक आपका 19। क्या ये हो जाएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है। तो इसका माध्य खोला जा रहा है। 7 संख्या है तो योग करके 7 से भाग दीजिए, यही तो आपका माध्य होता है ना। तो इसको आप लोग योग कीजिएगा। योग कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 11, 26, 26 और 13, 39 और 39, 17 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। सॉरी, 9, 7, 16, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 56 हो जाएगा। तो यहाँ से 9, 6, 15 के 5, हाथ में 1, 5, 1, 6, 1, 7, 75 बेटे 7। तो क्या आ जाएगा? सिंपली यहाँ देख सकते हैं 10 के आसपास आएगा, तो 10.71 आंसर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो ध्यान से, सावधानी पूर्वक ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा मेरे दोस्त। यहाँ विषम अभाज्य संख्याएं बोला गया है। ठीक है, सम अभाज्य संख्याएं बोलता है तो 2 से आप स्टार्ट करते हैं। विषम अभाज्य संख्याएं बोला जा रहा है तो 3 से आप स्टार्ट करेंगे। समझ गए आपको? ठीक है। तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, हर एक सेशन में बोलता हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के आप लोग बनाए, क्योंकि मैथ। ठीक है। थोड़ा सा गलती आपका 1 नंबर जा सकता है। समझ गए? थोड़ा सा भी गलती आपको 1 नंबर लेके जा सकता है। ठीक है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल इजी वे है। थोड़ा सा भाषा में और थोड़ा सा लंबा लैंग्वेज कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग डरिए मत, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। बोला गया पी एक टैंकी को 3/4 भाग भरने में 18 घंटे लगते हैं। क्या मैं बता सकता हूँ कि पी टोटल टैंकी को भरने में कितने घंटे का समय लेंगे? यानी कि 3/4 भाग भरने में ये 18 घंटे लेते हैं, तो टोटल टैंकी को भरने में क्या 24 मिनट, ये 24 घंटे लेंगे ये? जी हाँ, 24 घंटे। ठीक, समझ गए यहाँ तक? इसके बाद फिर क्यों बोला जा रहा है कि 3/5 भाग 12 घंटे में, तो ये कितना टोटल भरेगा? तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी कि 20 घंटे में ये टोटल भरते हैं। समझ गए? अरे क्या समझे? 3 चौक 12, 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि क्यू टोटल 20 घंटे में भरती है। अब बोला जा रहा है कि पाइप पी और पाइप क्यू दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा गया और फिर दोनों को बंद कर दिया गया। इसके बाद केवल आर को खोला गया। इसने टैंक को भरे हुए पानी को इतने घंटे में खाली कर दिया। तो पी क्यू आर तीनों मिलकर यदि टैंक को खोलते तो कितने घंटे में भरते? ठीक है। तो सबसे पहले तीनों टैंक को भरने के लिए सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि आर कितने घंटे में टोटल टैंक को खाली करेगा। करेगा ना, सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 4 घंटे तक चलाना होगा पी क्यू को। तो पी और क्यू 1 घंटे में कितना कितना भरेंगे? तो 24 घंटे में टोटल भरते हैं, तो 1 घंटे में 1/24 भरेंगे। क्यू टोटल 20 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में 1/20 भरेंगे। इतना भाग भर देंगे। तो टोटल भरने में 1 घंटे में कितना समय लगा? तो योग है तो ऊपर टोटल योग कर दीजिएगा 44 और नीचे गुना, यानी 24 दूनी 48, 480। ठीक है। इसी प्रकार कटाइए इसको 4 से 11, 4 5 4, 4 दूनी 8, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए और सॉरी आप बोल सकते हैं पी और क्यू एक दिन में कितना भाग भर देते हैं? 11/120। ठीक है। ठीक है, एक आवर्स, एक आवर्स में कितना भर देते हैं? 11/120, यानी 120 टोटल क्षमता में 11 ये भर रहा है। ठीक है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 4 घंटे तक खुला रहता है। 4 घंटे में ये कितना भरेगा? 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, यानी कि 4 घंटे में पी और क्यू 4 घंटे में 11/30 भाग भर देंगे, यानी कि 30 भाग में से 11 भाग को भर देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही तो बोला गया कि फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया गया और इसके बाद आर को खोला गया। तो आर को खोला गया तो इतना जो टैंकी भरा था पी और क्यू, इसको खाली करने में इतना घंटे का समय लग रहा है। कितना घंटे का समय लग रहा है? तो यानी 5 दूनी 10, 11/2 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से 2 2 चला गया, 2 से 15, यानी हम बोल सकते हैं कि आर टोटल टैंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ तक निकल गया मेरा आर का वैल्यू। अरे निकल गया ना आर का वैल्यू। अब कुछ मत करना है, पी क्यू आर को तीनों को बैठा दीजिए यहाँ पे। ये 24 घंटा में भर रहा था, ये 20 घंटा में भर रहा था, ये 15 घंटा में खाली कर। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ठीक है। खाली कर रहा था ना? कर रहा था।
तो टोटल एक टंकी का क्षमता आपको लेना होगा, यानी कि कहने का मतलब है एलसीएम लेना होगा, वो संख्या यहाँ लेना होगा जो तीनों से विभाजित हो। तीनों से विभाजित मतलब सबसे बड़ी संख्या होगा। क्या 24 तीनों से विभाज्य होगा? जी नहीं। 24 दूनी 48 नहीं, 24 तिया 72 नहीं, 24 चौके 96 जी नहीं, 24 पंचे 120 हो सकता है। 24 पंचे 120 लेते हैं तो ये 5 बार में चले जाएगा, ये 6 बार में चले जाएगा, ये कितने घंटे में खाली करेगा? 15 आठे 120 यानी घंटे में। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 5 11 में 8 गया, 3 3 बटे 120, यानी कि टोटल क्षमता कितना था? 120। तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना आपका इकाई भर रहा है? 3 इकाई, क्योंकि 11 इकाई तो भर रहा है और 8 इकाई खाली भी कर रहा है, यानी 3 ही इकाई तो भर रहा है ना तीनों मिलके। तो टोटल इसको कितने घंटे का समय लगेंगे? 1 घंटा में इतना, तो टोटल में 40, यानी कि 40 घंटे में ये टोटल टैंकी को भर देगा। 40 घंटा इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, तो हमको कुछ नहीं किए, जिस तरह सवाल बोला गया था उसी तरह हम लोग करके गए। एक दिन का हम लोग निकाल लिए। एक दिन का निकालने के बाद हम यहाँ से देख लिए कि 4 घंटे, 1 घंटे का निकालिए। 1 घंटे के निकालने के बाद 4 घंटे में कितना भाग भरा? इतना भाग भरा, और यही भाग तो भरा, तो यही तो खाली करने में समय लगा। ऐसा थोड़ी है कि फुल टैंकी को खाली करने में 5.5 घंटा लग रहा है। जी नहीं, जितना पीक्यू 4 घंटे में भरा है, इसी को खाली करने में इतना लग रहा है, तो इसके बराबर कर देंगे तो आर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। बस आर का निकल के आ गया तो इजी वे इसको आप कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, यदि आपको उत्तर पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह आप लोग को हर एक प्रश्न के साथ लॉजिक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे वो एनटीपी से, और ये मत समझिए कि ये ग्रुप डी के लिए है तो सिर्फ ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, ये आपका भ्रम। समझ गए? यदि आप ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ ग्रुप डी में पूछा गया और ग्रुप डी वाले विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो आप ग्रुप डी के लिए ही तैयारी करते रहिएगा और तैयारी नहीं कर पाइएगा इससे ऊपर। समझ गए? तो ये प्रश्न क्या लग रहा है कि ये ग्रुप डी में पूछा जा रहा है? ग्रुप डी में वो प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त कि जो एएलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नहीं पूछा जाता। समझ गए आप लोग? बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड पूछा है, क्योंकि मात्र एक एग्जाम इसमें होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये भ्रम में मत रहिए कि ये ग्रुप डी के लिए है तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए लगाएंगे। यदि आप ऐसा, यदि आपका मानसिकता है, तो ये मानसिकता आपका सदा के लिए रहने वाला है दोस्त एंड सब। समझ गए आप लोग? तो ये मत देखिए कि ये कहाँ से पूछा। मैथ एक ही है, मैथ एक ही है, और आपको बार बार हम बताएं कि यदि आप ग्रुप डी के लिए, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए सेट मारते हैं मेरे दोस्त, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मैथ्स में, तो आपको कोई भी एग्जाम से उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल थोड़ा अप रहता है मैथ्स, ये आपको मानना पड़ेगा। ये आपको एएलपी 24 का जो एग्जाम्स हुआ था और टेक का एग्जाम जो हुआ था, इसका पेपर उठा के आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों के प्रश्न में आसमान धरती का फर्क है। समझ गए? एएलपी में मैथ में 25 बहुत सारे स्टूडेंट ने लाए थे, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न थे, लेकिन ग्रुप डी में नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। समझ गए आप लोग? तो ग्रुप डी का यदि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर लिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा मानना। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। बोला गया 3.6 अनुपात एक्स है समानुपात एक्स अनुपात 16.3। क्या मतलब है कि ये दोनों का जो अनुपात होगा ये भी अनुपात बराबर है। मतलब 3.2 बेटे एक्स का जो अनुपात होगा ये एक्स बेटे 16.2 के अनुपात के बराबर होगा, और ये मानना है कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर 3.2 और गुना 16.2। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? तो यानी 32 गुना 162 और बेटे 100, ये आ जाएगा रूट। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? नीचे तो 10 हो जाएगा नीचे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का रूट अंडर ये हो जाएगा। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं इजी पे? इसको आप कैसे लिख सकते हैं इजी पे? इसको कैसे लिख सकते हैं? एक काम कीजिए, इसको इसको गुणन करके वर्गमूल निकालने के बेहतर है। इसको 32 लिखिए। ठीक है, इसमें दो हम निकाल देते हैं, इसमें से दो को निकाल दिया। दो को निकालने के बाद क्या बचा? 81। बस यहाँ से आ गया आपका। क्या आ गया? तो 32 दूनी 64, यानी 8 8 64 होता है। 9 9 81 बटे 10 क्या हो जाएगा? 9 8 72, यानी 7.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7.2 कहाँ है? 7.2 इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। ठीक है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि इसका एक्स 2x है तो इसका x होगा, यदि इसका 2x होगा तो इसका 4x होगा, होगा ना? दुगुनी है। 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी। तो वेंकट की वर्तमान आयु क्या था? x था। तो 12 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान आयु में 12 साल जुटेगा, तभी तो वो इसका आयु 21 वर्ष हो जाएगा। यानी कि यदि वर्तमान आयु में 12 साल बाद जोड़ते हैं तो इसका आयु 21 साल आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 9 निकल जाएगा। तो यदि x का वैल्यू यहाँ से 9 निकल गया तो वेंकट की वर्तमान आयु 9 साल है और इसकी वर्तमान आयु 18 साल है। क्यों? क्योंकि ये इससे दुगुनी है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है सुमन की वर्तमान आयु क्या है? तो सुमन की वर्तमान आयु तो आप निकाल चुके हैं, 18 साल। सुमन की वर्तमान आयु 18 साल इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की।
18 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। आप लोग से एक निवेदन जरूर है कि आप लोग कितना 20 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, कौन प्रश्न में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस प्रश्न में नहीं लग रहा है, तो उसका कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, जिससे कि वो प्रश्न को, यदि वो टॉपिक को हम एक स्पेशल क्लास में लेके आए जिसमें कि आपको कोई परेशानी ना हो। समझ गए? ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान दें, ये आप ही लोग के लिए बताया जा रहा है कि यदि आप लोग को कोई भी टॉपिक में, जैसे मान के चलिए कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत है, या परसेंटेज में आपको दिक्कत है, या टाइम एंड वर्क में दिक्कत है, या टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत है, या मेंसुरेशन में दिक्कत है, या त्रिकोणमिति में दिक्कत है, कहीं भी वो आप यदि कमेंट कीजिएगा ना, तो उसका एक सेशन में 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो उसका होता है, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है और विद्यार्थी फंसते हैं, उसका एक सेशन में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा तो मैं ये करके नहीं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ मेरे दोस्त, पता नहीं रहता ना आप में किस क्षेत्र में कमी है या किस क्षेत्र में आप अव्वल है। समझ गए? तो चलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप ही लोग के लिए। ठीक है, तो मैथ में नंबर आप फुल में फुल उठाना चाहते हैं तो ये आपको करना होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव मूड पे आपको रहना होगा। ठीक है, एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा 60 मिनट में और 30 मिनट में भरा जाता है। ठीक है, दो बड़े टैंकर हैं, ए और बी, पाइप ए का नाम ए है, पाइप बी है, 60 मिनट में और 30 मिनट में, यानी कि पाइप ए 60 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में भरता है। यदि आधे समय के लिए पाइप बी खोला जाए और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों खोला जाए तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? यानी एक टैंकर ए था, एक टैंकर बी था, ये आप मान लिए, ये 60 मिनट में भर रहा था तो ये 30 मिनट में भर रहा था। भर रहा था या नहीं भर रहा था? जी 100% भर रहा था। तो टोटल एक टैंकी का क्षमता होगा, जितना आपको भरना है, टैंकी का क्षमता क्या होगा? तो टैंकी का क्षमता वो मैक्सिमम होगा जो कि जो पाइप जो जा रहा है पानी लेके उससे पूरी पूरी विभाज हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम बोला जा रहा है। ठीक है, साफ साफ टैंकी का क्षमता आपको बोल दे तो कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम सबसे बड़ा सा संख्या दोनों में कौन होगा? 60। क्या 60 दोनों से विभाज हो रहा है? जी हो रहा है, तो यानी एलसीएम इसका 60। समझ गए आप लोग? 60 हो जाएगा। तो ये 1 मिनट में कितना इकाई भर रहा है? ए 1 मिनट में 1 इकाई भर रहा है। बी 1 मिनट में कितना इकाई भर रहा है? बी 1 मिनट में 2 इकाई भर रहा है। यहाँ तक आप मान चुके हैं? अरे यहाँ तक आप मान चुके हैं ना मान चुके हैं? जी 100% मान चुके हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि आधे समय के लिए पाइप बी खोला जाता है, तो पाइप 1 मिनट में 2 इकाई भरते हैं, तो आधे समय के लिए कितना इकाई भरेंगे? 1 इकाई भरेंगे। समझ गए? तो बी मेरे दोस्त, बी जो है, बी जो है आधे समय के लिए, आधे समय के लिए कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। समझ में आ गया? आधे समय के लिए 1 भरेंगे। ठीक है, प्लस अब शेष जो है, शेष तो आधा ही बचा होगा ना, शेष ए बी दोनों भरता है आधे समय के लिए, तो ए बी कितना है? तो ए 1 इकाई, बी 2 इकाई, यानी 3 इकाई टोटल, ये भी आधे समय के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 5/2, यानी कि 2.5 हो गया ना, 5/2, यानी कि ये 1 मिनट में इतना इकाई ही भरते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितना इकाई भरते हैं? 2.5 इकाई, यानी 5/2 इकाई भरते हैं। तो टोटल इकाई क्या है आपका? अरे टोटल टैंक की क्षमता क्या है? अरे टोटल टैंक का क्षमता कितना है? 60 इकाई। और ये 1 मिनट में कितना इकाई भर दे रहा है? 5/2 इकाई। तो टोटल भरने में कितना इकाई लगेगा? यानी 24। टोटल इकाई को भरने में 24 मिनट का समय लगेगा। 24 मिनट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग? क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कुछ नहीं है प्रश्न में मेरे दोस्त, साफ साफ यही प्रश्न नहीं बोला जा रहा कि आधे समय के लिए पाइप बी को खोला जाता है और शेष आधे समय के लिए ए बी को खोला जाता है, ना कि ए को। ठीक है, तो आधे समय के लिए हम ए को खोल दिए, ये जब 1 मिनट में ये 2 इकाई तो आधे में 1 इकाई, इसी प्रकार 1 मिनट में दोनों 3 इकाई तो आधे में 1.5। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 1 मिनट में जो है इतना इकाई भर रहा है, तो टोटल में इतना इकाई भरने में 24 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसी संख्या का 5 गुना 65 है, तो वो संख्या क्या है? आपको बताना कौन संख्या का 5 गुना 65 है, तो नहीं बता सकते हैं 13 5 65। अरे बता सकते हैं कि नहीं 13 5 65? यदि इससे नहीं होगा तो संख्या को आप x मान लीजिए कि वो संख्या x है। तो x कोई भी संख्या का 5 गुना, जब संख्या आप x मान लिए, इसका 5 गुना 5x, तो यही तो है 65, तो x बराबर 13। ठीक है, 13 5 65 आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे। समझ गए? चलते हैं आज के लास्ट नंबर और मेन प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि 1 किलोग्राम पर कितना वजन का प्रयोग करता है। समझ गए? तो यानी एक दुकानदार 10% हानि का बेचने का वादा करता है, यानी कि 1 किलोग्राम, यदि 1 किलोग्राम में तो आप लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है, तो इसको 10% हानि पर बेचने का वादा करेगा तो 900 ग्राम पर बेचने का वादा करेगा। होगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है, 15% लाभ कमाता है, यानी कि 1000, यदि 1000 का मूल्य 1000 रुपया है तो इसका 15% कितना हो जाएगा? अरे कहीं ना कहीं यही तो होगा 115 जीरो, यानी 1150। ठीक है, तो 1 किलोग्राम पर कितने वास्तविक का वजन करता है? 1 किलोग्राम पर कितने? 1 किलोग्राम का वास्तविक जो इसका प्रॉफिट है तो ये है, लेकिन ये तो बोल रहा है 10% हानि पर बेचता है, तो ये दोनों का आप रेशियो निकालिए, ये दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 18 × 5 = 90 और 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 18 30। ठीक है, तो वजन, वास्तविक वजन है कितना?
1000 ग्राम। अरे 1000 ग्राम में ना इतना परसेंट प्रॉफिट ये कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो तोला कितना, 23% का वैल्यू 1000 है, तो 18% का आप इजी वे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना जाएगा, 4 से करते हैं तो 4 बार में ये जाएगा, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8 को 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 3 बार में जाएगा क्या, 3 बार में जाएगा क्या, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ 11, 10 मतलब कुछ समथिंग आएगा, यानी कि 43 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। यदि 43 को आप गुना मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त, 43 गुना 18, तो 18 तिया 54 के 4, हाथ में 5, 18 चौक 72, 5 72 5 77, यानी 774 से ऊपर जाएगा। तो 774 से ऊपर, 774, 485, 84, 772 से ऊपर, 774 से ऊपर, 782, क्योंकि यहाँ दशमलव में छोड़ दिए थे, 11 जो बचा था ना, दशमलव का काम 1 जीरो होता है, फिर इसको तो भाग देना होगा ना। तो यहाँ से आप 782 इसका ये लगभग में आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त आज का प्रश्न। कैसा लगा प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा, क्या लेंदी प्रश्न था, क्या शॉर्ट विधि था, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार कोई भी नोटिफिकेशन मेरे दोस्त आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम चैनल से हो जाइएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे ये भी सर्च मैथ्स मैजिक क्लासेस सर्च करिएगा, तो मेरा चैनल आपको मैथ्स मैजिक चले आएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी नोटिफिकेशन हो या क्लास का पीडीएफ हो A to Z वहाँ से आप ज्वाइन करके उपलब्ध करवा सकते हैं, या कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो, डेली आपको एक जॉब का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पे ये भली भांति आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लगा मेरे दोस्त तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हो सके जो भी न्यू बच्चा जिसमें इसमें परेशानी हो उसको परेशानी ना रहे। समझ गए आप लोग, क्योंकि टाइम अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स में टाइम है, ठीक है। तो अभी मौका है, आप लोग जितना से जितना हो सके पीवाईपी क्वेश्चन लगाइए, इससे पीवाईपी क्वेश्चन से पता चल जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एग्जाम्स जो था प्रीवियस में 2022 में जो उसका लेवल क्या था और अब लेवल क्या रहने वाला है, समझ गए आप लोग। तो इसी वजह से आप लोग मैथ्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो A to Z नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, समझ गए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए जय हिंद।